हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लासेस की अगली सीरीज। और हमारा चल रहा था जनरल साइंस के पोर्शन में जीव विज्ञान बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने पाचन तंत्र चैप्टर को देखा था और पाचन तंत्र चैप्टर में हमने मुख गुहा की बात पढ़ ली थी। अब हमें मुख गुहा के आगे पढ़ना है। नेक्स्ट जो हमारा पाचन तंत्र का अगला भाग आहार नाल का मुख गुहा के बाद अगला भाग है हमारा ग्रास नली। ग्रास नली जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, ईसोफेगस। और इसी ईसोफेगस का एक और नाम है, इसी को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूड पाइप। तो मुख गुहा के बाद अगला जो स्टेप आता है, अगला भोजन का जो मुख गुहा के बाद जो भोजन पहुंचता है वो पहुंचता है ग्रास नली में। और इस ग्रास नली की जो लंबाई है, इस ग्रास नली की जो लंबाई है वो लगभग, ग्रास नली की जो लंबाई है वो लगभग आपकी 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती ग्रास नली की लंबाई? लगभग 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। चलिए भाई नेक्स्ट, काम क्या करती है ये ग्रास नली? तो ये भोजन को रास्ता प्रदान करती है, यानी भोजन को मुख गुहा से लेकर आमाशय तक पहुंचाती है। अब एक सवाल यहां से ये आता है कि जो ग्रास नली में जो भोजन है उस भोजन को क्या बोलते हैं? भाई जो मुख गुहा से भोजन निकला था उस भोजन को हमने बोलस फूड कहा था। तो ग्रास नली में जो भोजन होगा उस भोजन को कहा जाएगा बोलस फूड। नेक्स्ट, तो एक सवाल यहां से ये आता है कि ग्रास नली जो भोजन है, भोजन को मुख गुहा से मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाते हैं, आमाशय तक पहुंचाती है। तो भोजन को मुख गुहा से आमाशय तक पहुंचाने का काम कौन करती है? ग्रास नली। अब एक सवाल यहाँ पर यह है कि इसके अंदर जो भोजन होता है वो एक गति होती है विशेष प्रकार की, जिसको हम बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति। तो आहार नाल में जो गति होती है उसको हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम पेरिसटालसिस मूवमेंट बोलते हैं। पेरिसटालसिस मूवमेंट। तो याद रखना कि ये पेरिसटालसिस मूवमेंट जो है ये कहाँ होता है? ये ग्रास नली में होता है। इसका मतलब ये होता है कि ग्रास नली फूलना पिचकना इसी के द्वारा भोजन को आगे की ओर सरकता है इसमें भोजन, उसी को हम पेरिसटालसिस मूवमेंट कहते हैं। चलिए भाई, तो हमारा भोजन मुख गुहा से ग्रास नली से होता हुआ आमाशय तक पहुंच चुका है। तो अगला भाग है हमारा आमाशय। चलिए, तो अगला भाग है आमाशय, इसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक। तो हमने आहार नाल का हमारा तीसरा स्टेप है ये, भोजन का तीसरा रास्ता जहां पर हम आमाशय में पहुंचते हैं। तो आमाशय की अगर बात करें तो आमाशय की सबसे पहली बात जो हमें याद रखनी है कि आमाशय हमारा आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि ये आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। तो आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग कौन है? आमाशय है, सबसे चौड़ा भाग होता है। नेक्स्ट, अगर इसकी बात करें तो कहा जाता है कि इसका जो आकार होता है हमारे आमाशय का, आमाशय का जो आकार है वो आकार होता है जे आकार का। तो आमाशय जे आकार का एक थैला होता है, जे आकार का थैला होता है, जे आकार का थैला
होता है। नेक्स्ट, आमाशय की बात करें अगर, तो हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसकी, आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाएंगी आमाशय में? जठर ग्रंथियां, जिन्हें हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब ये जठर ग्रंथियां करती क्या? दरअसल जो जठर ग्रंथियां होती हैं यहाँ पर, इनके दो भाग होते हैं। अब दोनों भागों के अलग अलग काम है। ये मुख्य रूप से जठर रस का स्राव करेगी। आप इतना याद रखिएगा कि ये क्या करेगी? जठर रस का स्राव करती है। अब ये जठर रस में क्या होता है, बात को ध्यान से समझेंगे। इस जठर रस में एक तो होगा आपका HCl, इसके अलावा इसमें होंगे एंजाइम। तो क्या क्या होगा? HCl होगा और एंजाइम होंगे। एंजाइम कौन कौन से होंगे जिसमें बात करते हैं अभी, फिर हम इनके कार्य देखेंगे कि क्या क्या कार्य करेंगे। एंजाइम की बात करें यहां पर, तो एंजाइम एक तो होगा यहां पर आपका रेनिन, इसके अलावा एक एंजाइम होगा यहां पर पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन। तो दो एंजाइम होंगे यहां पर। अब इनके कार्य क्या है वो हम आगे बात करेंगे अभी, कि रेनिन क्या कार्य करता है, पेप्सिन क्या कार्य करता है और HCl क्या कार्य करता है। चलिए भाई नेक्स्ट, सबसे पहले हम बात करते हैं HCl के कार्य। तो HCl क्या कार्य करता है भाई? HCl हमारे शरीर में जठर रस में पाया जा रहा, तो कुछ ना कुछ तो कार्य करेगा ही करेगा। सबसे पहली बात, HCl का सबसे पहला कार्य है कि ये जो हमारा भोजन है, उस भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। भोजन को अम्लीय माध्यम देता है, सबसे पहली बात। अब अम्लीय माध्यम देने का काम क्या है भाई? आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रुकता है, तो भोजन खराब ना हो, भोजन को सड़ने से बचाने के लिए ही HCl काम करता है। दूसरी बात, जो हमारे एंजाइम निकले हुए हैं, जो हमारे एंजाइम जठर रस में पाए जा रहे हैं, वो एंजाइम दरअसल निष्क्रिय रूप में होते हैं। जैसे निष्क्रिय रूप, अब उसी निष्क्रिय रूप को सक्रिय करने का काम कौन करेगा? HCl। एग्जाम्पल के लिए हम इसको समझते हैं, जो रेनिन है वो रेनिन के रूप में नहीं, प्रोरेनिन के रूप में जठर रस में पाया जाएगा। ध्यान से समझिएगा बात को, प्रोरेनिन के रूप में जठर रस में होगा। और ये प्रोरेनिन जो है ये अक्रिय रूप है। अब ये प्रोरेनिन HCl जब इसको मिलेगा तो HCl के द्वारा ये बदलेगा किसमें? रेनिन में। अब यही जो रेनिन है, ये रेनिन इस प्रोरेनिन का सक्रिय रूप है। अब यही रेनिन अपना कार्य करेगा, ये हम देखेंगे अभी रेनिन क्या कार्य करता है। चलिए भाई इनके कार्य भी हम साथ ही में समझ लेते हैं इसको। ये प्रोरेनिन है, तो प्रोरेनिन HCl की उपस्थिति में बदल जाएगा किसमें? रेनिन में, यानी सक्रिय हो जाएगा। अब यही रेनिन क्या कार्य करेगा? तो ये जो दूध की प्रोटीन है, दूध की प्रोटीन कौन सी है? केसिन। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसिन। तो इसका कार्य है ये केसिन प्रोटीन को बदलेगा किसमें? केसिनोजन में। केसिन प्रोटीन को केसिनोजन में बदलेगा। बात समझ में आई यहां तक? चलिए, ये केसिन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? दूध में, जैसा कि हमें पता है। इसको कभी कभी हम सामान्य भाषा में ये भी कह देते हैं कि दूध को अविलेय दही में बदलता है। आप सबने देखा होगा कि एक छोटा बच्चा होता है, बच्चा दूध पीता है, उसके बाद जब कभी भी दूध की वॉमिटिंग करता है तो एक दूध उस रूप में नहीं निकलता, वो एक दही के रूप में निकलता है। और उसी दही का मतलब क्या है कि वो केसिनोजन में बदल चुका है। चलिए भाई, दूसरा जो एंजाइम था इसमें वो था पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन तो उसका सक्रिय रूप है, उसका निष्क्रिय रूप कहलाता है, निष्क्रिय रूप कहलाता है पेप्सिनोजन। ये पेप्सिन का निष्क्रिय रूप है, ये कार्य नहीं करेगा। जब इसको HCl मिलेगा
तब ये बदल जाएगा किसमें, ये बदल जाएगा पेप्सिन में। किसे बदल जाएगा, पेप्सिन में। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो पेप्सिन है, ये पेप्सिन अपना कार्य करना शुरू करेगा। और पेप्सिन करता क्या है, प्रोटीन को, पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन को बदलना, किसमें, पॉली, आप इसको ये समझ लीजिए कि प्रोटीन को बदलता है ये पेप्टोन्स में, प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन्स में। अब ध्यान से समझिएगा, प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो एसिड से। अच्छा, प्रोटीन को पहुंचना कहाँ चाहिए था, प्रोटीन को पहुंचना चाहिए था अमीनो एसिड तक, लेकिन ये बदला किसमें है, ये बदला है केवल और केवल पेप्टोन्स में। यानी क्या अभी हमारी प्रोटीन पूरी पच पाई है, नहीं, अभी प्रोटीन का संपूर्ण पाचन नहीं हुआ है। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि प्रोटीन अभी अभी पहुंची है कहां तक, केवल और केवल पेप्टोन्स तक। चलिए भाई, बात समझ में आई यहां तक की, क्लियर। नेक्स्ट एक बात और समझ लेते हैं यहां पर हम, कि जो हमारा जठर रस है, जठर रस, एक सवाल कभी कभार पूछ लिया जाता है, अक्सर आ जाता है पेपर में, कि इस जठर रस का पीएच मान कितना होता है। तो जठर रस का पीएच मान होता है 1.5 से 1.8। इसका मीन्स अम्लीय, और अम्लीय कैसा, प्रबल अम्लीय। ये अम्लीय किसके गुण के कारण है, क्योंकि जठर रस में HCl पाया जा रहा है, इसलिए इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है। तो HCl का आपको बात समझ में आ गई। HCl भोजन को अम्लीय माध्यम देता है। दूसरा, ये जो एंजाइम निकल रहे हैं, इन एंजाइम को सक्रिय करने का भी काम करता है। तो यहां पर हम एक काम इसका लिख सकते हैं, HCl का एक कार्य हम ये लिख सकते हैं कि ये एंजाइम को सक्रिय करता है, एंजाइम को सक्रिय करता है। एक काम तो इसका ये हो गया, एंजाइम को सक्रिय करेगा। कैसे सक्रिय करेगा ये हमने समझ लिया है, किसमें किसको बदलेगा ये हमने अच्छे से समझ लिया है। चलिए भाई, क्लियर। अब एक बात ये समझते हैं कि जो हमारा आमाशय है, आमाशय में HCl है, तो ये HCl हमारे आमाशय की झिल्ली को जला क्यों नहीं देता भाई। HCl को अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपके हाथ को जला सकता है, किसी पार्ट को जला देगा। तो HCl जो ये है, ये हमारे आमाशय को क्यों नहीं जलाता है, तो हमारा आमाशय इस HCl के प्रभाव से कैसा बचा रह जाता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। एक बात समझिएगा यहाँ पर गौर से, कि जो हमारा आमाशय है, इस आमाशय की भीतरी, इस आमाशय की जो भीतरी दीवारें होती हैं, उस पर, उसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती है। आमाशय की भीतरी दीवारों पर म्यूकस ग्लैंड पाई जाती हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड जो हैं, ये म्यूकस ग्लैंड अपने अंदर से म्यूकस जूस, म्यूकस ग्लैंड, ये म्यूकस ग्लैंड अपने अंदर से किसका स्राव करती हैं, म्यूकस यानी श्लेष्मा, म्यूकस को हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा रस, श्लेष्मा रस का स्राव करती है अपने अंदर से। और ये श्लेष्मा रस जो होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। और आपको पता है कि अम्ल और क्षार अगर मिलेंगे तो लवण बनाएंगे, एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देते हैं। इस प्रकार हमारा आमाशय जलने से बच जाता है और HCl हमारे पेट के अंदर रह जाता है। चलिए भाई, क्लियर। अब जरा हम आगे की बात समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे आमाशय के बारे में, उनको हम जरा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला पॉइंट, शराब का पाचन कहाँ होता है, शराब का पाचन कहाँ होता है, तो शराब का पाचन आमाशय में होता है। ध्यान रखिएगा, शराब का पाचन कहाँ होता है, आमाशय में। लेकिन भाई आमाशय में पाचन हो रहा है, फिर लीवर क्यों खराब होता है, खराब तो लीवर होता है भाई। क्यों, क्योंकि हमारे शरीर में जो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक चीजें हैं, वो सभी लीवर अपने पास बुला लेता है। आगे हम पढ़ेंगे लीवर के कार्यों में, सब कभी वो लीवर अपने पास बुलाता है। और इसी वजह से जो शराब के जो हानिकारक तत्व हैं, वो सब हमारे लीवर में पहुंचेंगे और लीवर को खराब करेंगे। क्लियर हो गई बात यहां तक की। चलिए, तो भोजन की, आमाशय की बात हो गई। अब जरा एक बात गौर से समझें कि भोजन में कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का कुछ भाग पच चुका है, जो कि हमने मुगुआ में पढ़ा था। कार्बोहाइड्रेट के बाद
ग्रास नली में क्या पाचन हुआ है? नहीं। इसके बाद आमाशय में किस चीज का पाचन हुआ है? केवल और केवल प्रोटीन का, वो भी संपूर्ण पाचन नहीं हुआ है अभी प्रोटीन का। अब जो भोजन है, अब भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद छोटी आंत में। तो एक सवाल दूसरा यहां पर याद रखना है आपको कि जो आमाशय से निकलने वाला भोजन है, आमाशय से निकलने वाला भोजन, आमाशय से निकलने वाला भोजन, आमाशय से निकलने वाला भोजन क्या कहलाएगा? आमाशय से निकलने वाले भोजन को हम काइम कहते हैं। काइम, आमाशय से निकलने वाला भोजन काइम कहलाता है। तो आमाशय से जो भोजन निकलेगा वो काइम कहलाएगा। चलिए भाई, यही काइम अब पहुंचेगा कहाँ? छोटी आंत में, जो कि हमारे आहार नाल का अगला भाग है। तो चलिए हम बात करते हैं छोटी आंत की। छोटी आंत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए भाई देखते हैं। सबसे पहली बात यहां पर हमें यह जाननी है कि जो ये छोटी आंत है, इस छोटी आंत की लंबाई चौड़ाई कितनी क्या होती है, इसको हम समझते हैं ध्यान से कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की चौड़ाई कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छोटी आंत की लंबाई की। तो छोटी आंत की जो लंबाई है, छोटी आंत की लंबाई, तो छोटी आंत की लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर, 6 to 6.25 मीटर। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें या इसका डायमीटर की बात करें, तो इसका डायमीटर होता है 1 इंच, 1 इंच, चौड़ाई 1 इंच। चलिए भाई इतनी बात हो गई। नेक्स्ट, अब छोटी आंत की बात करें तो ध्यान से समझेंगे। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के 3 भाग होंगे। कौन कौन से 3 भाग वो है? सबसे पहला जिसे कहते हैं ग्रहेड़ी, ध्यान देना ये ग्रहेड़ी है। एक भाग आता है ग्रसनी, जो फेरिंग्स कहलाता है वो अलग है, जिसे बोलते हैं हम डिओडेनम, डिओडेनम। दूसरा भाग जिसे हम कहते हैं जेजुनम, 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 जिसे हिंदी में क्षुद्रांत्र कहा जाता है, क्षुद्रांत्र। इसके बाद तीसरा भाग जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम, इसको हिंदी में इलियम ही कहा जाता है, इलियम, इलियम। तो छोटी आंत का सबसे पहला भाग डिओडेनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम, यानी ग्रहेड़ी, क्षुद्रांत और इलियम। चलिए भाई अब हम इनके बाद समझते हैं, एक एक काम पढ़ते हैं कि डिओडेनम का क्या काम है, जेजुनम का क्या काम है और इलियम का क्या काम है। सबसे पहले बात आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इलियम की, यानी सॉरी डिओडेनम की, डिओडेनम। सबसे पहले हम बात देखेंगे किसकी? डिओडेनम यानी ग्रहेड़ी की। ग्रहेड़ी क्या काम करता है ग्रहेड़ी? तो सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये जो ग्रहेड़ी है, ग्रहेड़ी, ये हमारी छोटी आंत का सबसे पहला भाग है, छोटी आंत का सबसे पहला भाग है। यानी आमाशय से होने के बाद, आमाशय से निकलने के बाद भोजन कहाँ आएगा? तो आमाशय से निकलने के बाद भोजन ग्रहेड़ी में आएगा, आमाशय से निकलने के बाद भोजन ग्रहेड़ी में आएगा। अब ग्रहेड़ी में होगा क्या? ग्रहेड़ी में दरअसल दो बहिस्रावी ग्रंथियां, दो बहिस्रावी ग्रंथियां अपना रस ग्रहेणी में छोड़ती हैं। वो कौन कौन सी ग्रंथियां हैं? तो यकृत और अग्नाशय, यकृत और अग्नाशय अपना रस ग्रहेणी में छोड़ते हैं। इनकी बात करते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहला इसमें हम समझेंगे लीवर या यकृत। ध्यान से समझिएगा एक एक चीज को। तो सबसे पहला हम इसमें पढ़ेंगे लीवर, डिओडेनम के अंतर सबसे पहला लीवर। लीवर की बात करें अगर, तो सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि लीवर की स्टडी किसमें करते हैं। लीवर की स्टडी जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, इसकी हम बात करते हैं। तो लीवर का अध्ययन
विज्ञान की, जीव विज्ञान की हिपैटोलॉजी शाखा में करते हैं। तो इसकी स्टडी कहाँ करते हैं हम? हिपैटोलॉजी इसमें करते हैं, हिपैटोलॉजी में। अच्छा, इसकी इकाई क्या कहलाती है? इकाई जहां भी लिखा जाएगा इसका मतलब है उस अंग की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी उस अंग की कोशिका। तो यकृत की कोशिका को क्या नाम देते हैं? तो यकृत की कोशिका कहलाती है हिपैटिक कोशिका। तो यकृत की कोशिका को क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल, हिपैटिक कोशिका। अब ये हिपैटिक कोशिका की कुछ विशेष बातें हैं। सबसे पहली बात, ये हिपैटिक कोशिका हमारे शरीर की सबसे ज्यादा ज्यादा सबसे ज्यादा पुनः निर्माण सबसे ज्यादा पुनः निर्माण हमारे शरीर की सबसे ज्यादा पुनः निर्माण क्षमता वाली, सबसे ज्यादा पुनः निर्माण क्षमता किसकी होती है? सबसे जल्दी अपने आप को डेवलप करने की जो पावर है, जो टेंडेंसी है, वो किसके पास होती है सबसे ज्यादा? तो वो होती है हिपैटिक कोशिकाएं। हिपैटिक कोशिकाएं अपने आप को बहुत जल्दी रीडेवलप करती हैं। चलिए नेक्स्ट, तो इसकी स्टडी की बात हो गई, इसकी इकाई की बात हो गई। अच्छा, इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अगर आपको कोई बीमारी हो गई तो किसके पास जाएंगे? इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर के। या इसकी पढ़ाई करने वाली हम बोल सकते हैं, इसको हम कहते हैं हिपैटोलॉजिस्ट। तो इसके स्पेशलिस्ट डॉक्टर को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजिस्ट। आपको पता है लॉजी शब्द का मतलब होता है अध्ययन, और IST अगर इसके साथ लॉजिस्ट लगा देते हैं इसका मतलब है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर या उसकी स्टडी करने वाला। चलिए नेक्स्ट, यकृत के बारे में एक बात सब लोग जानते होंगे शायद, कि यकृत हमारे शरीर की एक बहिस्रावी ग्रंथि है। एंजाइम वाले पार्ट में पढ़ा है बहिस्रावी ग्रंथि। दूसरी बात, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि या सबसे बड़ा आंतरिक अंग? सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी यकृत है। दूसरी बात, सबसे बड़ा आंतरिक सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी कौन है? यकृत है। अच्छा, सबसे बड़ा बाहरी अंग, सबसे बड़ा बाहरी अंग त्वचा होती है, स्किन होती है। सबसे बड़ा बाहरी अंग स्किन होता है। सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? यकृत है। चलिए नेक्स्ट बात हम आगे करते हैं इसकी। तो यकृत का जो पाचन तंत्र के यहाँ पर काम है यकृत का, वो हम समझते हैं। यकृत का कार्य, चलिए भाई नेक्स्ट, यकृत के कार्य, क्या क्या कार्य करता है यकृत? बहुत सारे कार्य करता है यकृत। हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत काम करता है हमारे शरीर में। तो सबसे पहली बात, यकृत का काम है, यकृत यूरिया का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? यूरिया का। यकृत यूरिया का निर्माण करता है। अब भाई ये यूरिया कहाँ से आ गया? अब जरा बात समझते हैं ध्यान से। हम लोग उत्सर्जन तंत्र में पढ़ेंगे कि हम लोग यूरियोटेलिक होते हैं। हम लोग यूरिन के माध्यम से यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन हमारे शरीर में बनता तो है अमोनिया। भाई अमोनिया, जो प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनाता है, और अमीनो एसिड बाद में अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी अमोनिया बनता है। लेकिन हम लोग अमोनिया का उत्सर्जन तो करते नहीं है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम कौन करता है? लीवर करता है, यकृत करता है। दूसरी बात इसकी समझते हैं कि ग्लाइकोजन का निर्माण व
संचय, ग्लाइकोजन का निर्माण व संचय कौन करता है? यकृत करता है। भाई ग्लाइकोजन क्या है जरा समझते हैं ध्यान से। अगर हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, उस अधिक ग्लूकोज को ये लीवर बदल देता है किसमें? ग्लाइकोजन में, और अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर कल को या कुछ समय बाद जब ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाएगी रुधिर में, तो यही ग्लाइकोजन को फिर कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और हमें एनर्जी देने का काम करने लगेगा। क्लियर बात? अच्छा, जहां ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड शर्करा है, वहीं ग्लाइकोजन एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है और ये रुधिर में नहीं घुलती, इसलिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? एक इसके बाद नेक्स्ट कार्य, पित्त रस का निर्माण करता है या स्राव करता है। और ध्यान से सुनना, पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? चलो स्राव लिख लेते हैं। पित्त रस का स्राव करता है, पित्त रस का स्राव करता है। तो पित्त रस का स्राव कहाँ होता है? लीवर से। ध्यान देना ये बात, पित्ताशय से नहीं होता, पित्त रस का स्राव यकृत से होता है। और इस पित्त रस का संचय कहाँ होता है? यानी ये पित्त रस स्टोर कहाँ होता है? तो ये पित्त रस स्टोर होता है पित्ताशय में। कहाँ स्टोर होता है? पित्ताशय में। इसी को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। अब आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी क्या होता है, इस गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है और डॉक्टर इस गॉल ब्लैडर को काट के निकाल देता है। अगर गॉल ब्लैडर निकल गया तो इसका मतलब अब इसका संचय कहाँ होगा? पित्तरस का नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पित्तरस जो कार्य करेगा वो कार्य अब नहीं हो पाएगा। तो पित्तरस का कार्य क्या होता है ये हम समझते हैं अभी। अब हम बात करते हैं पित्तरस की कुछ विशेषताओं के बारे में कि पित्तरस क्या कार्य करता है, इसकी क्या जरूरत है हमारे शरीर में। तो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहली चीज, जो ये पित्त रस है, अगर कोई भी रस आता है तो रस का पीएच मान हमें जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में पीएच मान काफी पूछे जाते हैं। तो अभी तक आपने लार पढ़ा है, लार का पीएच मान 6.8 होता है। इसके बाद आपने पढ़ा है जठररस, जठररस का पीएच मान 1.5 to 1.8 होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आया है पित्त रस। तो इस पित्त रस का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.5 से 8.5। पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.5, 7.5 से 8.5 ये है इसका पीएच मान। इसका मतलब अम्लीय है, क्षारीय, उदासीन है। तो भाई 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। तो ये कैसा है? ये क्षारीय है। तो पित्त रस कैसा होता है? क्षारीय। अच्छा, अगर एक सवाल और आपसे पूछा जाए कि पर डे कितना पित्त रस स्राव होता है, यानी पित्त रस की मात्रा प्रतिदिन कितनी बनती है हमारे शरीर में, तो लगभग, ध्यान देना, लगभग 600 से 700 ml पर डे, प्रतिदिन इतना पित्त रस स्राव होता है, 600 से 700 ml प्रतिदिन। तो पित्त रस की बात समझ में आई। पित्त रस कहाँ बनता है? तो पित्त रस का स्राव होता है लीवर में। पित्त रस का संचय कहाँ होता है? तो पित्त रस का संचय होता है पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में। पित्त रस का पीएच मान 7.5 से 8.5। पित्त रस का पर डे कितना निकलता है, मात्रा कितनी होती है? 600 से 700 ml प्रतिदिन पीएच का स्राव होता है। क्लियर हो गई कहानी यहाँ तक की? चलिए नेक्स्ट, पित्त रस के कार्य हम पढ़ते हैं कि पित्त रस क्या कार्य करता है। पित्त रस के कार्य, पित्त रस के बारे में कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी हम पढ़ते हैं। तो पित्त रस कार्य करता है, इसको हम कहते हैं वसा का पायसीकरण, इमल्सिफिकेशन। वसा का पायसीकरण करता है। और पायसीकरण का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं इमल्सिफिकेशन, यानी वसा का पायसीकरण। अब ये पायसीकरण का मतलब क्या होता है, बात को ध्यान से समझते हैं। वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ना ही इमल्सिफिकेशन कहलाता है। और यही पित्त रस का काम है। क्या करता है? ये वसा की बड़ी बड़ी ड्रॉप्स को छोटी छोटी ड्रॉप्स में तोड़ देता है।
अच्छा, इसी चीज को हम कहते हैं कि ये वसा का भौतिक पाचन करता है, वसा का भौतिक पाचन करता है। ध्यान से ध्यान रखिएगा, वसा का भौतिक पाचन, तो ध्यान देना है। कौन सा ऐसा एंजाइम, ये पित्तरस, ध्यान देना, पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता। अगर पित्तरस में कोई एंजाइम होता तो ये संपूर्ण पाचन करता। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये वसा का केवल और केवल भौतिक पाचन करता है। क्लियर हो गई बात। पित्तरस की अगर संरचना की बात करें, इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें होता क्या क्या है, तो उसकी बात ध्यान से समझते हैं कि इसमें क्या क्या पाया जाता है पित्तरस में। तो बात ध्यान से समझना, पित्तरस में होते हैं फास्फोलिपिड्स। क्या होते हैं पित्तरस में? फास्फोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स होते हैं। पित्तरस में वाटर होता है। पित्तरस में पित्त लवण होते हैं, बाइल सॉल्ट होते हैं। पित्तरस में बाइल साल्ट होते हैं। पित्तरस में पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट होते हैं। पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट होते हैं। अब जरा बात समझते हैं हम कि दो चीजों की बात करते हैं यहाँ पर, पित्त लवण कौन कौन से होते हैं और पित्त वर्णक कौन कौन से होते हैं। ये दो चीजों की बात करते हैं हम, ध्यान से बात को समझते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं पित्त लवण। पित्त लवण यानी बाइल साल्ट, कौन कौन बाइल साल्ट हमारे पित्त में पित्त रस में पाए जाते हैं? सबसे पहला सोडियम, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। दूसरा सोडियम, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। बात याद रखिएगा, दो दो साल्ट पाए जाएंगे यहाँ पर, सोडियम बाई कार्बोनेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। नेक्स्ट इसके बाद समझते हैं हम पित्त वर्णक, पित्त पिगमेंट कौन कौन से इसमें बाइल पिगमेंट पाए जाते हैं, इस चीज को हम जरा बात समझते हैं। अच्छा, ये पित्त लवण ये जो काम करते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट, इनका काम होता है कि भोजन को तोड़ना, भोजन को तोड़ना, ये काम होता है इनका। नेक्स्ट पित्त वर्णक दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है बिलीरुबिन, बिलीरुबिन। दूसरा होता है बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन, बिलीवर्डिन। अब आपसे पूछा ये जाएगा कि बिलीरुबिन का कलर कैसा? भाई पिगमेंट है, पिगमेंट तो कलर देने का काम करते हैं, तो बिलीरुबिन का रंग कैसा है और बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है? तो जो बिलीरुबिन होता है ये हल्का पीला रंग का होता है। बिलीरुबिन का कलर कैसा है? हल्का पीला, ध्यान देना, हल्का पीला। और जो बिलीवर्डिन है इसका रंग होता है हरा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पित्तरस का कलर कैसा होता है, तो पित्तरस का रंग होता है पीला प्लस हरा। और अगर हमारे शरीर में इसी बिलीरुबिन की अधिकता हो जाती है, बिलीरुबिन की अधिकता से, बिलीरुबिन की अधिकता से ही पीलिया रोग होता है। पीलिया यानी शरीर में पीला पीला आपको दिखता है वो, क्योंकि हमारे रुधिर में इसकी बिलीरुबिन की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो रंग पीला पीला दिखाई देने लगता है। तो इसी की अधिकता से ही पीलिया होता है। चलिए क्लियर हो गई बात यहाँ तक की। तो बाइल जूस हमारा कंप्लीट हुआ। बाइल जूस के बारे में क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, बाइल जूस कहाँ बनता है? तो बाइल जूस यकृत में बनता है। बाइल जूस का जो संचय होता है वो कहाँ होता है? तो बाइल जूस का संचय होता है पित्ताशय में। बाइल जूस का पीएच मान है 7.5 से 8.5। बाइल जूस कितना बनता है? लगभग 600 से 700 ml। क्लियर बात। क्या कार्य करेगा? वसा का पैसीकरण करता है। इसमें फास्फोलिपिड्स, जल, पित्त लवण, पित्त वर्णक पाए जाते हैं। पित्त लवण में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोलेट भोजन को तोड़ने का काम करते हैं। पित्त वर्णक बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं। बिलीरुबिन का रंग हल्का पीला, बिलीवर्डिन का रंग हल्का हरा या हरा होता है। क्लियर हो गई बात यहां तक? चलिए नेक्स्ट। एक बात और याद रखना, नोट डाल के लिख लेते हैं यहां पर, इंपॉर्टेंट है। क्या पित्त रस में कोई एंजाइम पाया जाता है? तो आप बताएंगे पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता। चलिए नेक्स्ट।
तो हमारा यकृत के बारे में जो हमारे पाचन तंत्र में जितनी आवश्यकता थी उतनी हमने पढ़ ली है। अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट अग्न्याशय, क्योंकि यकृत और अग्न्याशय अपना रस देते हैं इसमें ग्रहणी में। तो अगला है अग्न्याशय। अग्न्याशय पैनक्रियाज। पैनक्रियाज अग्न्याशय पैनक्रियाज। तो इसकी हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज क्या करता है, इसको हम देखते हैं भाई। सबसे पहली बात ध्यान से समझना कि पैनक्रियाज के अंदर 4 प्रकार के सेल्स पाई जाती हैं। कितनी सेल्स पाई जाती हैं? 4 प्रकार की। और इन सेल्सों के बारे में, इन कोशिकाओं के बारे में पता किसने लगाया था? तो इन कोशिकाओं के बारे में पता लगाया था लैंगरहैंस ने। लैंगरहैंस ने, इसीलिए इसको हम कहते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो अग्न्याशय की खोज आप मान सकते हो कि किसने करी थी? लैंगरहैंस ने, क्योंकि इसके सेल के बारे में इन्होंने ही बताया था। इन आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 4 प्रकार की सेल्स होती हैं। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा नहीं, गामा नहीं, एफ सेल, अल्फा सेल, बीटा सेल, एफ सेल, डेल्टा सेल। एफ को हम बाद में लिखते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा बीटा डेल्टा सेल एंड एफ सेल। अल्फा बीटा और डेल्टा ये हार्मोन का स्राव करती हैं। हार्मोन, अब जब हार्मोन का स्राव करती हैं तो ये अंतःस्रावी की भांति व्यवहार करती है, यानी इसको हम पढ़ते हैं अंतःस्रावी तंत्र में। एफ सेल एंजाइम का स्राव करेंगी, यानी रस का स्राव करती है। एफ सेल रस का स्राव करेंगी, इसी वजह से इसको हम बहिस्रावी तंत्र में पढ़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अग्न्याशय हमारे शरीर की एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है अग्न्याशय? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि ये अंतःस्रावी की भांति भी व्यवहार करती है, यानी हार्मोन का भी स्राव कराती है और रस यानी ऐसा का स्राव कराती है जिसमें एंजाइम पाए जाएंगे। क्लियर हुई बात यहां तक की? चलो नेक्स्ट। तो जो एफ सेल है, ये एफ सेल क्या करती हैं? ये एफ सेल अग्न्याशय रस का स्राव करेंगी। तो हम बात करते हैं अग्न्याशय रस। अग्न्याशय रस, पैनक्रियाटिक जूस। क्या होता है भाई अग्न्याशय रस के बारे में? तो सबसे पहली बात हमें यह बतानी है कि जो अग्न्याशय रस, फिर एक नया रस हमारे सामने आया, तो जब भी कोई रस आएगा तो हमें उसका पीएच मान पता होना चाहिए। तो जो अग्न्याशय रस है, अग्न्याशय रस का पीएच मान भी लगभग इसी के पित्त रस के आसपास, यानी 7.5 से 8.5 के आसपास होता है। पर डे कितनी मात्रा होती है इसकी? मात्रा पर डे लगभग 1 लीटर। ये मात्रा याद रखिएगा, प्रतिदिन 1 लीटर इसका स्राव होता है। और इस अग्न्याशय रस में एंजाइम होते हैं। एंजाइम, कौन कौन से एंजाइम अग्न्याशय रस में होते हैं? तो बात ध्यान से समझना। 3 एंजाइम होंगे यहाँ पर। कौन कौन से? ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये 3 एंजाइम यहाँ पर पाए जाएंगे। कार्य क्या है इनका? तो इनका हम कार्य देखते हैं। ट्रिप्सिन का क्या कार्य है, एमाइलेज का क्या कार्य है और लाइपेज का क्या कार्य है। इनके सबके एक एक करके काम देखते हैं हम। ये सभी अग्न्याशय रस में उपस्थित होते हैं और कार्य इनके, जो ट्रिप्सिन है
वो ध्यान से समझना, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में बदल चुका है, किसमें, आमाशय में। अब उसी प्रोटीन को पेप्टाइड से, जो प्रोटीन हमारा उसमें बदला है, इसी को प्रोटीन का पाचन करता है। ये प्रोटीन का पाचन, अब ध्यान से समझना, प्रोटीन पेप्टोन्स में पहले बदल चुका है, पेप्टोन्स में बदल चुका है। इस पेप्टोन्स में बदला किसने था, इस पेप्टोन्स में इसको बदला था, प्रोटीन को पेप्टोन्स, चलो इसको हम समझ लेते हैं ध्यान से, अच्छे समझिएगा। देखिए, प्रोटीन जो था, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदला था, पेप्टोन्स में बदला था किसने, पेप्सिन ने। किसने बदला था, पेप्सिन। अब ये पेप्टोन्स बदलेगा किसमें, अमीनो अम्लों में। किसमें बदलेगा ये, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में। अब ये काम कौन करेगा, यही काम करेगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल, या हम एक बात कहें कि प्रोटीन का संपूर्ण पाचन करवाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या है भाई, तो एमाइलेज क्या करता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, इस कार्बोहाइड्रेट को बदलता है माल्टोज में, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करवाता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट, लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज वसा को बदलेगा वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में, यानी ये वसा का पाचन करवाएगा। ठीक, क्लियर हो गई बात। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करेगा, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, लाइपेज वसा का पाचन करेगा। क्लियर हुई बात यहां तक की। तो ये काम आपका खत्म हुआ अग्न्याशय का। अब अग्न्याशय और यकृत, अग्न्याशय और यकृत अपना जो रस भेजेंगे वो हिपैटो पैनक्रियाटिक, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, ये नलिका होती है। हिपैटो मीन्स यकृत, पैनक्रियाटिक जो पैनक्रियास से लिया गया है, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट की सहायता से दोनों अपना रस कहाँ छोड़ते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट के रास्ते दोनों अपना रस ग्रहणी में देते हैं। कहाँ देते हैं, ग्रहणी में देते हैं। अब जरा बात समझना, भोजन हमारा कहाँ है, ग्रहणी में। ग्रहणी में इसको पित्तरस मिला, ग्रहणी में इसको अग्न्याशयी रस मिला, एंजाइमों के मिलने से वहां पर क्या हुआ, भोजन का पाचन। तो ग्रहणी में क्या होता है, भोजन का पाचन। क्लियर हुई बात यहां तक की। चलिए नेक्स्ट, अब हम एक बात समझते हैं यहां पर कि छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी वाले भाग में जिसको हम बोलते हैं, उसमें कोशिकाओं की एक गुच्छानुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम बोलते हैं लिवर कुन, लिवर लिवर कुन, क्योंकि इसके बारे में लिवर कुन ने बताया था, इसलिए इसे कहा जाता है क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, या लिवर कुन की कोशिकाएं आप कह सकते हो। इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्रिप्ट, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन, लिवर कुन, क्रिप्ट ऑफ लिवर कुन। इन लिवर कुन में जो कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, वो सेल्स क्या करेंगी, वो सेल्स आंतरिक रस का स्राव करवाती हैं। ये जो सेल्स हैं, यहां से किसका स्राव होगा, तो यहां से स्राव होगा आंतरिक रस का। और इस आंतरिक रस में एंजाइम पाए जाएंगे। कौन कौन से एंजाइम होंगे इसमें, तो इसमें एंजाइम होंगे सुक्रेज, इसमें एंजाइम होंगे माल्टेज, इसमें एंजाइम होंगे लैक्टेज, लैक्टेज। क्या क्या कार्य करेंगे ये, इनको हम समझते हैं ध्यान से। जो सुक्रेज है वो क्या करेगा, सुक्रोज शुगर को, सुक्रोज शुगर को बदलेगा, किसमें तोड़ेगा, क्योंकि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, तो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस
फ्रक्टोज, किससे मिलकर बने होते हैं ये, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ेगा। जो माल्टेज है, ये माल्टोज जो भी डाइसैकेराइड में आता है, माल्टोज को तोड़ेगा, क्योंकि माल्टोज बना होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, तो ये माल्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में तोड़ देगा। और लैक्टेस क्या करेगा, दूध की जो लैक्टोस शुगर है, उस लैक्टोस शुगर को तोड़ेगा ग्लूकोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, क्योंकि लैक्टोस ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। अब बात ध्यान से समझिएगा, कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिल चुका है, प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड्स मिल चुका है, वसा से हमें वसीय अम्ल मिल चुके हैं। इसका मतलब हमारे भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका है। तो सवाल याद रखना, भोजन का, नोट डाल के लिखने, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का संपूर्ण पाचन ग्रहणी में होता है। और ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। तो सवाल क्लियर हुआ, भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ हुआ, ग्रहणी में। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से हुआ था, मुख गुहा से। क्लियर बात, चल नेक्स्ट। तो हमारा ग्रहणी वाला भाग हो गया यहाँ पर। अब जो जेजुनम वाला भाग है, जेजुनम वाले भाग से भोजन पहुंच जाएगा इलियम वाले भाग में, और इलियम वाले भाग में होगा भोजन का अवशोषण। इलियम वाले भाग में होगा भोजन का अवशोषण, किसमें होगा, इलियम में। अब इलियम वाले भाग में पाए जाते हैं विलाई। ये पेपर में आया हुआ सवाल है कि विलाई कहाँ पाए जाते हैं, छोटी आंत में, इलियम वाले में विलाई पाए जाएंगे यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं रसांकुर। रसांकुर, ये हम आपको डायग्राम दिखाते हैं रसांकुर का, कैसे होते हैं ये। तो ये आप देखिएगा, ये आप देखिए, ये जो आपको दिख रही है, ये ये यही है विलाई, यही है रसांकुर। ये भीतरी दीवारों पर पाए जाते हैं। ये समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे इनकी भीतरी दीवारों पर रसांकुर पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं रसांकुर, तो इन्हीं विलाई के रास्ते से, अब इन्हीं विलाई के माध्यम से ही भोजन का अवशोषण होता है। ये भोजन के अवशोषण में सहायता करते हैं, यानी भोजन का अवशोषण होता है। क्लियर हो गई बात। तो भोजन का संपूर्ण पाचन हो चुका है ग्रहणी में, भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, इलियम वाले भाग में। अब ध्यान से समझना, जो भी पोषक तत्व थे उन सभी का अवशोषण छोटी आंत के इलियम वाले भाग में हो चुका है। अब भोजन पहुंचेगा कहाँ, तो अब भोजन पहुंचेगा बड़ी आंत में। तो अब भोजन कहाँ पहुंचा, बड़ी आंत में। इसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो भोजन बड़ी आंत में आ चुका है। अब बड़ी आंत की बात करते हैं थोड़ी सी हम। बड़ी आंत की जो लेंथ है, बड़ी आंत की जो लंबाई है, वो कितनी होती है, तो बड़ी आंत की लंबाई, सबसे पहली बात बड़ी आंत की लंबाई, तो बड़ी आंत की लंबाई छोटी आंत से कम होती है, 1 से 1.25 मीटर। लेकिन बड़ी आंत की चौड़ाई छोटी आंत से ज्यादा होती है, यानी इसका डायामीटर, इसका व्यास छोटी आंत से ज्यादा होता है। 3 इंच लिख लेते हैं, 3 इंच होती है लगभग, 3 इंच। बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ध्यान से समझते हैं इसको। बड़ी आंत का कोलोन तो बाद में लिखते हैं, पहले चलिए। रेक्टम, रेक्टम, सीकम, कोलोन, कोलोन, सीकम, कोलोन, रेक्टम।
सीकम की अगर बात करें तो ये बड़ी आंत का पहला भाग है, और इसी सीकम के एक सिरे पर ही अपेंडिक्स पाया जाता है। अभी हम आपको डायग्राम दिखाएंगे। इसके एक सिरे पर ही अपेंडिक्स पाया जाता है। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषी अंग है, कार्य नहीं है अब इसका, अवशेषी अंग है। इसीलिए ये एक कीड़े की संरचना, लगभग कीड़े के छोटा हो चुका है तो कीड़े की संरचना बदल चुका है, इसलिए इसका पूरा नाम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, इसको कृमि रूप अपेंडिक्स। क्लियर हुई बात यहां तक की। दूसरा, इसी सीकम में एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया कहते हैं, याद रखना ये ई कोलाई बैक्टीरिया, पूरा नाम इनका है एक्सचेरिया कोलाई। ये ई कोलाई हमारे शरीर में सहजीवी संबंध बनाते हैं, सहजीवन करते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं। सहजीवी संबंध का मतलब होता है जब दो लोग आपस में पार्टनरशिप करें, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, उसी रिलेशनशिप को हम सहजीवी संबंध बोलते हैं। क्या क्या काम होते हैं इसके बाद समझना ध्यान से। ई कोलाई को हमारे शरीर से भोजन मिलता है, जो वेस्ट फूड बचा हुआ है, जो खराब भोजन बचा हुआ है, उसी खराब भोजन को मल में कन्वर्ट करते हैं ई कोलाई, और हमसे तो भोजन मिला, हमारे शरीर को ये क्या देते हैं, तो इन्हीं ई कोलाई के शरीर से हमें विटामिन के और विटामिन B12 मिलते हैं। तो हमारे शरीर को ये विटामिन के और विटामिन B12 देते हैं, और हमारे शरीर से भोजन लेते हैं और हमारे अपशिष्ट भोजन को मल में बदल देते हैं। तो ये काम किसका हुआ, ई कोलाई का। क्या करते हैं ये, अपशिष्ट भोजन को बदल देते हैं मल में, अपशिष्ट भोजन को मल में बदल देते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब बात करते हैं हम कोलोन वाले पार्ट की, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। कोलोन इसे हम हिंदी में बृहदांत्र भी कहते हैं। बृहदांत्र क्या करता है इसको ध्यान समझना। कोलोन वाले भाग में जो मल है, उस मल से पानी का अवशोषण होता है। कोलोन वाले भाग से मल से पानी का अवशोषण होता है। तो बात ध्यान से समझना, भोजन का अवशोषण छोटी आंत में और पानी का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। तो मल से पानी का अवशोषण कोलोन वाले भाग में होगा। इसके बाद जो अगला भाग है रेक्टम, ये हमारे शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ, जो मल बना है, इसी मल का संचय होता है कहाँ, रेक्टम। मल का संचय कहाँ होता है, मलाशय में या रेक्टम में, और इसी रेक्टम से एनस जुड़ा होता है, जिससे ये हमारे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर हो गई बात यहां तक की। तो हमने बड़ी आंत पढ़ लिया, हमने छोटी आंत पढ़ लिया, पैनक्रियाज भी हो चुका है। चलिए भाई नेक्स्ट, तो इसको एक बात और याद रखिएगा, इसी रेक्टम को हम कहते हैं उत्सर्जित मल का संग्रह घर, स्टोर हाउस। तो उत्सर्जित मल का संग्रह घर किसे कहते हैं, रेक्टम को कहते हैं। पानी का अवशोषण कहाँ होता है, कोलोन से होता है। ई कोलाई बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं, सीकम में पाए जाते हैं। तो बात समझ में आई यहाँ तक की। तो ये था हमारा पाचन तंत्र, जो कि हमारा पूरा खत्म हो चुका है। एक वीडियो कल था और एक वीडियो आज, दोनों वीडियो को आप देखेंगे। ये था हमारा पूरा पाचन तंत्र को। चलिए भाई नमस्कार।